हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो बच्चों की नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन चैप्टर पढ़े थे हाइड्रोकार्बन, जिसमें अपन ने एल्कीन पार्ट को पूरा पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्कीन, और एल्कीन का डिस्कशन बच्चों अपन करने वाले हैं। एल्कीन में अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, एल्कीन क्या होता है, फिर अपन उसके एल्कीन के यहाँ पर मेथड ऑफ प्रेपरेशंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपन अल्कोहल से पढ़ेंगे, फिर अपन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड से पढ़ेंगे। इसके क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रेपरेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, तो इसमें आप अल्कोहल से पढ़ोगे, अल्काइल हैलाइड से पढ़ोगे, अल्काइल डाइहैलाइड से पढ़ोगे, कंट्रोल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन पढ़ोगे, देन लास्टली अपन कॉल्बे मेथड करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि अपन ने जैसे एल्कीन के लिए डिस्कस करा था, तो वैसे ही जो एल्कीन है बच्चों, एल्कीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन में CnH2n+2 होता है, इसमें सिर्फ CnH2n होता है। अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, एक अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो तीन चीजें आती है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो अपन ने एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब अपन क्या कर रहे हैं, एल्कीन को स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन उसकी जो केमिकल रिएक्शंस है उनकी बात करेंगे कि वो किस किस के साथ में रिएक्शन शो करता है। तो ये अपन तीनों के बारे में ही देख रहे हैं। तो एल्केन वाला जो पार्ट था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो एल्कीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि एल्कीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही जनरल इंट्रोडक्शन है एल्कीन के बारे में, कि जैसे अपन ने पढ़ा था कल, एल्कीन को क्या बोल रहे थे? पैराफिन्स। एल्कीन को क्या बोलते हैं बच्चों? देखा था अपन ने, क्या बोल रहे थे? पैराफिन्स। वैसे ही अगर अपन एल्कीन की बात करें तो एल्कीन को क्या बोलते हैं बच्चों? ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं एल्कीन को? ओलिफिन्स का मतलब क्या है? ऑयल फॉर्मिंग, इसलिए उनका नाम दिया गया है ऑयल ओलिफिन्स। एंड यहाँ पर क्या है? इथाइलिन, सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली कंपाउंड ऑन द रिएक्शन विद क्लोरीन। और ऐसा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो आपका फर्स्ट कंपाउंड होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है एल्कीन का, वो होता है इथीन। और इथीन के लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया कि जब इथीन को यहाँ पर क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया जा रहा है तो वो क्या बना रहा है? एक ऑयली कंपाउंड बना रहा था, और इसी वजह से उसको नाम दे दिया ओलिफिन्स। ठीक है, याद रखना, बहुत बार वो ना एल्कीन और एल्काइन की जगह, एल्कीन की जगह ना पैराफिन्स और ओलिफिन्स भी बोल देगा, तो याद रहने चाहिए ये नेम्स भी। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं? एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एल्किलोज बाय द लॉस ऑफ H2O एंड द रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है, बोलते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब क्या है बच्चों? यहां से अपन अल्कोहल के साथ में क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, वाटर को निकाल देंगे। देखो जैसा इस केस में हो रहा है, यहाँ पर क्या था? अल्कोहल था, और पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन लिया और यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया, और वाटर रिमूव करने से क्या हो गया? एल्कीन बन गई। तो ये होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसको अपन जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं अपन अच्छे से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, कि एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म क्या है। ये चीज अपन को समझ में आ गई कि वाटर को आप रिमूव कर रहे हो अल्कोहल में से, और वाटर के रिमूवल से क्या हो रहा है? वहां पर आपका जो फॉर्म हो रहा है बच्चों वो है एल्कीन। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल चीज लिखना चाहूं तो जैसे ROH आपने कोई लिया, ROH के अंदर आपने H+ और हीट किया, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? एल्कीन बन रहा है। अब यहाँ पर बात आती है रिएजेंट क्या क्या लेंगे। क्या मैम H+ और हीट लेंगे? हमेशा एक H+ का सोर्स होगा, साथ में हीट कर रहा होगा। H+ का सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दे सकता है, साथ में हीट, वही चीज। ठीक है, या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 दे सकता है। कोई भी H+ का सोर्स दे दिया और हीट कर दिया, या फिर सिंपली वो क्या लिख सकता है? H+ और हीट। तो ये सारी चीजें वो आपको रिएजेंट के अंदर दे सकता है। क्या है ये बच्चों? रिएजेंट। ठीक है, अब जो आती है वो आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अपन मैकेनिज्म क्या यूज करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों।
तो सबसे पहले क्या करना है, जो ROH है उसमें क्या करना है, उसको अपन क्या करते हैं H+ देते हैं। H+ का सोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर्स होते हैं, नॉर्मल सी बात है। और लोन पेयर होंगे तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये H+ है, प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो अपने लोन पेयर्स है ये इस H को दे देगा, और जैसे ही इस H को देगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा ROH और एक और H यहाँ लग जाएगा। अब जब भी याद रखना, जब भी ऑक्सीजन क्या है, दो बॉन्ड ही बना पाता है, अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, मगर अगर 3 बॉन्ड बना लिए तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए बात करते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बना लिए तो पॉजिटिव आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आते ही H2O बन गया, यहाँ पर देखो H2O। तो इसका मतलब ये चाहेगा कि मैं तो निकलूं यहाँ से और ये पॉजिटिव में दे जाऊं इस R को, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल जाता है, और जो ये अपना पॉजिटिव था ये इस R को दे जाता है। और R पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है। और फिर कार्बोकेटायन अगर बना है तो कार्बोकेटायन में यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो, इंडक्टिव देखते हो, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब भी रिएक्शन होगी तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन से ही यहाँ पर आप एल्कीन बनाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज पॉसिबल है, जो कि क्या है बच्चों, जब R पॉजिटिव बन गया तो इसका मतलब है यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं इसे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ये पॉसिबल है। अब आती है 2 चीजें कि अगर रीअरेंजमेंट करना है तो या तो आप रीअरेंजमेंट करो, चलो ठीक है, इसको एक ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लो आपने क्या करा, रीअरेंजमेंट करवाना है, और जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है यहाँ पर CH3, CH2 और CH2 यहाँ पर पॉजिटिव है, मान, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल गया होगा और यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ के चला गया, ठीक है, पॉजिटिव छोड़ के चला गया, यहाँ से कोई लीविंग ग्रुप था जो लीव हो गया और पॉजिटिव छोड़ के चला गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसमें क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, एक H को निकालना है, H को निकालना है और एल्कीन बनानी है, यही करना है, एल्कीन ऐसे ही बनाते हैं। मगर यहाँ पर पॉइंट है कि क्या ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है या फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बच्चों अगर आप देखो, इसमें रीअरेंजमेंट करवा के देख लेना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा पॉसिबल है या नहीं है। जैसे अगर यहाँ बात करोगी तो इससे अटैच कार्बन कौन सा है, अल्फा सिर्फ एक ही है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या इससे स्टेबल केस बन सकता है, तो ऐसे करते हैं, बनाकर ही देख लेते हैं। अब बना के देखेंगे तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ जाएगा, और यहाँ से इस H2 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये जो मेरा H2 है इसको मैं ऐसे लिख दूं कि H यहाँ पर लिख दूं और एक H यहाँ लिख दूं, तो क्या होगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये H अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा। तो आइए करके देख लेते हैं। RCH पॉजिटिव आ गया और साथ ही में जो इसका हाइड्रोजन था वो इस पे चला गया, मतलब CH3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस R की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, एक और CH3 ले रखा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। तो CH3 अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या मुझे बताने की जरूरत है कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, जीओसी में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड केस में ज्यादा पॉसिबल थे, मतलब रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट किसका हुआ है, हाइड्राइड का हुआ है। हाइड्राइड को यही बोलते हैं, हाइड्रोजन को ही हाइड्राइड बोलते हैं, सिंगल हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी पोजीशन से हुआ है, 1 और 2 से, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, 1-2 से हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोल दूंगी बच्चों, 1-2 से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। अब ये तो समझ में आ गया ऐसा वाला केस जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था। सेकंड केस कौन सा है बच्चों, सेकंड केस है आपका मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट को समझने के लिए अपन को दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर नीचे समझाती हूँ मिथाइल शिफ्ट क्या होता है, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट में क्या है बच्चों, आपको मान लो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया, टर्शी कार्बन ले लिया, मान लो आपने कोई Me है, Me है, Me है,
और यहाँ पर मैंने आपको CH2+ दे दिया, यहाँ से कोई लीविंग ग्रुप गया होगा इसमें पॉजिटिव छोड़ गया। बेचारे कार्बन के साथ कितना जुर्म हो रहा है वो देख रहे हो, कोई भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है, जैसे आपका वहां पर H2O निकल गया था और पॉजिटिव किस पे छोड़ गया था, R पे, तो ऐसे कोई भी लिविंग ग्रुप जा रहा है और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव छोड़ रहा है और छोड़ने के बाद कार्बन को क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को स्टेबल करना पड़ रहा है। एक बात बताओ यहाँ पर, अगर ऐसा हो कि मान लो आप किसी जगह पे किसी फंक्शन में आए हो और आपको एक पर्टिकुलर कोई सीट दे रखी, ठीक है, और उस सीट से आपको कोई उठने को बोल रहा है बाजू में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, पर क्या आप शिफ्ट होगे? अगर आपका व्यू पॉइंट वहां से बहुत अच्छा आ रहा है, जिस सीट पे आप ऑलरेडी बैठे हो, तो क्या वहां से शिफ्ट होगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो उसको स्टेबल सिस्टम, अगर आप अच्छा व्यू पॉइंट दे रहे हो तो ही वो शिफ्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए बहुत पर्टिकुलर एक कंडीशन होनी चाहिए कि हर एक स्टेप में जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल बनना चाहिए। तो ये कैसा सिस्टम होता है बच्चों? रीअरेंजमेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज होता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन कुछ 9 है, तो सेकेंड स्टेप में आपके यहाँ पर बढ़ने चाहिए 12 बढ़ने चाहिए, और थर्ड स्टेप में मान लो यहाँ पर और ज्यादा बढ़ने चाहिए। अगर आप ऐसे बोल दो कि नहीं मैम फर्स्ट के बाद सेकंड में तो 0 आ रहे हैं, मगर थर्ड में ना मुझे 14 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो वो प्रोसेस नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपका हर एक स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ना चाहिए। तो अगर 9 से 12 जाएगा तभी आप कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट कराओगे, वरना नहीं कराओगे। इस बात को ध्यान रखना, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। स्टेप वाइज प्रोसेस का मतलब है हर एक स्टेप में आपके हाइड्रोजन जो है या अल्फा हाइड्रोजन जो है या फिर कोई भी और तरीके से कार्बोकेटायन को स्टेबल होना चाहिए, वरना वो आगे शिफ्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं कि थर्ड स्टेप में स्टेबल हो रहा है तो अपन सेकंड को कर ले, नहीं, हर एक स्टेप में वहां पर स्टेबल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अपन ने ये कंपाउंड ले लिया, अब इसमें क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर देखोगे तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इससे कनेक्ट है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या अपन शिफ्ट करवा के इसको अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। मान लो यहां से एक मिथाइल यहां शिफ्ट होगा और जो ये H है ये इस कार्बन पे आ गया, तो मान लो अगर आपने शिफ्ट करा है तो इस पे मिथाइल आ गया, इस पे मिथाइल आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और यहाँ पर आपका CH2Me आ गया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इसके 3 होंगे, मिथाइल ग्रुप है इसके 3 होंगे और इसके 2, मतलब कि यहाँ से आपके 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब 0 से 8 पे गया है, मतलब मान लो आप ऐसे पोजीशन पे थे जहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा था स्क्रीन में और किसी ने आपको शिफ्ट करके बहुत अच्छा स्क्रीन का व्यू दे दिया, तो आप करना चाहोगे, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। 0 अल्फा हाइड्रोजन से पूरा 8 अल्फा हाइड्रोजन पे पहुंचा दिया, तो फिर शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, और यहाँ पर भी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे इसीलिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जब भी कार्बोकेटायन बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो एक चीज मेक श्योर करनी है कि क्या वो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो मैंने ऐसा केस समझा दिया जिस केस में एक बार तो मिथाइल शिफ्ट कर रहा था, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा था। मान लो अगर अपन किसी ऐसे केस की बात करें जहां पर दोनों ही केस पॉसिबल है, तब क्या करोगे? जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका MeCH, ठीक है, और यहां पर आपने लगा दिया CH2 पॉजिटिव और यहां पर एक नहीं, इसको CH2 पॉजिटिव ही रहने दो, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ यहां से मुझे रीअरेंजमेंट बताओ क्या क्या पॉसिबल है। तो 2 केस हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास अब देखो इस केस में हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो या तो ये हाइड्रोजन की शिफ्ट करे या फिर ये इस मिथाइल की शिफ्ट करे। 2 केस पॉसिबल है, तो आइए दोनों केस करके देख लेते हैं। मान लो हाइड्राइड की शिफ्ट हुई है, 1-2 पोजीशन से हुई है हाइड्राइड की शिफ्ट, ठीक है। ये बात तो नॉर्मल सी है ना, 1-2 से ही कराओगे, एक एक करके ही तो कार्बोकेटायन को शिफ्ट कराओगे, यहां से यहां तो जंप नहीं कर दोगे, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1-2 शिफ्ट हुई है हाइड्राइड की, अगर हाइड्राइड की शिफ्ट कर दी तो क्या बनेगा बच्चों, Me, यहाँ पर Me इस पे पॉजिटिव आ गया और साथ ही में यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, यही आएगा। एक हाइड्राइड शिफ्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव इधर आ गया। इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो रहे हैं, Me और यहाँ पर भी Me है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक है। एक केस पता चल गया कि 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट का। दूसरे केस में ऐसा करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि फर्क भी समझ में आए।
तो अपन यहाँ पर ब्लू यूज करते हैं, मिथाइल शिफ्ट करते हैं। वही 1-2 से ही होगा, 1-2 के अलावा कहीं जंप करके तो चल नहीं जाओगे, एक एक ही तो शिफ्ट का ट्रांसफर करोगे। अब मान लो मैंने क्या करा, इस मिथाइल को शिफ्ट कराया, मिथाइल को शिफ्ट कराऊंगी तो क्या बनेगा बच्चों, CH2 प्लस, सॉरी CH प्लस, क्या होगा यहाँ पर CH प्लस बनेगा, और साथ ही में यहाँ पर आपका CH2 पे Me आ गया। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखो तो इस कार्बोकेटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर कितने हैं 2, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार 5 मिल रहे हैं, एक बार 9 मिल रहे हैं, कौन सा स्टेबल होगा, ये तो कोई छोटा बच्चा भी देख के बता देगा कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। मतलब इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अगर कोई कार्बोकेटायन का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, दोनों शिफ्ट को करवा कर देखना है, और करवाने के बाद जिससे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है उसी को आप शिफ्ट में ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट मत करा देना, ऐसे नहीं कि मिथाइल बड़ा ग्रुप है तो उसकी शिफ्ट हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। देख लो, आपने देख लिया, जैसे मिथाइल शिफ्ट करी 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मगर हाइड्राइड शिफ्ट से कितना आ गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्क समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। तो ये बेसिक चीजें अपन ने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ ली कि जब भी अपन अल्कोहल बना रहे थे तो अपन को एक और चीज देखनी पड़ेगी कि कार्बोकेटायन जो अपना बन रहा है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब अपन प्रोसेस पढ़ चुके हैं तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों होगा, यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो आप लिख दोगे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी आपको मैकेनिज्म में देखना, जब भी कार्बोकेटायन बनेगा या जो भी आपका स्लो स्टेप होता है, कोई रिएक्शन हो रही है, पूरा मैकेनिज्म देखोगे, जो भी सबसे स्लो प्रोसेस होगा ना वही रेट डिटरमाइनिंग बनेगा। कैसा स्टेप बन जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग, जो रेट को डिटरमाइन करेगा। तो कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर रहा है तो क्या बोल दोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और इसको ऐसे लिख दो फर्स्ट कार्बोकेटायन, क्योंकि अपन तो शिफ्ट भी करवा रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो ही आपको रेट बताएगी। और रेट बताएगी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रेट किस पर डिपेंड कर रही है, रेट अगर ROR की बात करूं तो किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बनेगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। तो ये पॉइंट भी अपन को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी अपन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब वो आपसे रेट कंपेयर करवा सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दे दिया एक ऐसा OH दे दिया, एक सेकेंडरी OH दे दिया, ठीक है, और एक आपको सिंपल OH दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इन तीनों की रेट्स को कंपेयर कराओ। आपसे क्या बोला गया है बच्चों कि जो इन तीनों की रेट्स है उनको कंपेयर कराओ। अब कंपेयर कराने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बनाओगे कार्बोकेटायन। इस केस में कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, और इस केस में देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट कर लो, यहाँ पर कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाले ही अल्फा पोजीशन यही होती है, जो जस्ट पास वाले कार्बोकेटायन क्या कार्बन होता है उसी को अल्फा बोलते हैं। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला जिसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए कैसे करना है, कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, और कार्बोकेटायन फॉर्म करने के बाद यहाँ पर चेक करना है। ठीक है यार, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो मैं समझा रही हूँ बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको। क्वेश्चन में अपन ने ले लिया 5 कार्बन की चेन है, व्हाइट से लिखते हैं, 5 कार्बन की चेन है, और इसमें आपको यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है और यहीं पर एक OH दे रखा है। ठीक है, अब अपन ने क्या है, अपन ने सारे केस पढ़े पर एल्कीन बनाया नहीं, तो एल्कीन वाला केस समझा रही हूँ वो देख लो। और यहाँ पर क्या करोगे, आपने H+
और यहाँ पर हीट कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, H प्लस हीट दे दिया, OH दे दिया, अपन समझ गए यहाँ तो होगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये जो H है ये लोन पेयर इस H के दे देंगे अपने लोन पेयर और साथ ही में बना लेंगे OH2+। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाऊं तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पर आपका OH2+ बन जाएगा। और ये OH2+ क्या है, ये बोलेगा मेरे को 2 H चाहिए थे, ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मेरे को 2 H चाहिए थे, मिल गए, मैं अपना H2O बना के निकल लूंगा। और जैसे ही ये निकला क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं, जल्दी से बताओ, क्या इस कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो सकती है, नहीं, नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल बन रहा है। यहाँ पर लेकर जाओगे तब भी अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर 1 ही होगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ का CH3, यहाँ का CH3 और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, मतलब इस केस में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसको रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो लिख दो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड होगा तो याद रखना, हमेशा कार्बोकेटायन बनते ही रीअरेंजमेंट करवाना मत भूलना, ठीक है। अब क्या करना है, अब बात आती है कि एल्कीन बनानी है। अब एल्कीन में भी एक चक्कर हो गया। चक्कर क्या हुआ कि आप या तो ये वाला हाइड्रोजन लो, यहां से एलिमिनेशन कराओगे तो इसका पास वाला हाइड्रोजन लो, या फिर इसके पास वाला हाइड्रोजन लो। क्या करे, क्या करना चाहिए, आइए दोनों ही बनाकर देखते हैं। मान लो अगर अपन ने यहां से एक हाइड्रोजन लिया तो एल्कीन यहां बनेगी, और अगर मान लो आपने हाइड्रोजन वो वाला लिया, इधर वाला लिया, ये 1 है ये 2 है, तो आपने 1 पे लिया और एक बार आपने 2 पे अगर 2 वाला हाइड्रोजन लिया तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर एल्कीन बनेगी। अब चक्कर आता है कि मैम मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, 2 प्रोडक्ट तो बन गए, पर मेजर कौन सा है, तो मेजर के लिए जब अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो चेक करा था कि एल्कीन जहां पर भी दिखे ऐसे गोल कर लेना और वहां से उसके जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उनको काउंट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इससे डायरेक्टली अटैच एक CH3 है और इससे डायरेक्टली अटैच एक CH2 है, मतलब यहाँ से 3 and 4 5 अल्फा हाइड्रोजन ही होंगे। और अगर इस केस की बात करें, इस एल्कीन की बात करें, तो इसके पास कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन है, 1 2 और 3, इसका मतलब 6 और यहाँ से 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन इसके पास बच्चों, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये। और जो आपका माइनर बनेगा तो सही, पर माइनर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो मेजर और माइनर कैसे बताना है, कार्बोकेट आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहां पर लिख दो एल्कीन स्टेबिलिटी से ही आपका यहां पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए जो एक पॉइंट है वो क्या पॉइंट है कि हमेशा वो जितना सब्स्टिट्यूटेड है, मोर substituted alkene will be more stable, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो ज्यादा स्टेबल होगी, ये याद रखना हमसे हमेशा कि जो एल्कीन अभी देखा यहाँ पर 1 कार्बन और 2 कार्बन थे, यहाँ पर 1 2 और 3 कार्बन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हमेशा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन अपन पूरा समझ चुके हैं मैकेनिज्म के साथ, क्वेश्चन के साथ में। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, वही डिहाइड्रेशन करवा रखा है पर अलग अलग रिएजेंट से। यहाँ पर Al2O3 से करवा रखा है, वही देखो OH और H निकल जाएगा और एल्कीन बन गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस जो आपने रिएजेंट यूज करा है वो क्या है, Al2O3 है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन मिनरल एसिड से करवा रहे हैं, मतलब वही चीज मैंने बताई थी आपको, 3-4 रिएजेंट यूज हो सकते हैं, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 करो, कंसंट्रेटेड H3O4 करो, या फिर कोई भी H+ का सोर्स ले लो। पर वहां पर एक Al2O3 भी अपन ने लिया है और एक और किसी मिनरल एसिड, मतलब की नॉर्मल सी बात है, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा या कंसंट्रेटेड H3PO4 होगा, और फिर क्या करा है, OH और H का यहाँ से निकाल दिया और साथ ही में क्या बना दिया, इथीन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर अपन को समझ में आ गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड में क्या करना है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में आपको दिख रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस आप हेलोजन को यहाँ से रिमूव करोगे,
जैसे अपन ने देखा था कि जब अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे तो OH और H रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H और X रिमूव करेंगे। एक और केस पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे डिहेलोजिनेशन, वहां पर क्या रिमूव करोगे, वहां पर X और X रिमूव करोगे, मतलब कि यहाँ पर दोनों हेलोजन ही रिमूव करोगे। तो नाम से ही समझ सकते हो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल OH और हाइड्रेशन मतलब कि हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ऐसे याद रखना है, हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर को बोलते हैं, तो वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल सा केस है, आपको क्या करना है, यहाँ पर से एक H हटाना है, एक क्लोरीन हटाना है और उससे एल्कीन मिल गई। एक आपको क्लोरीन हटानी है, एक यहाँ से जो H है वो हटाना है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये आपके दो कार्बन है, एक तरफ X लग रहा है, एक तरफ H लग रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखना इस केस में एंटी एलिमिनेशन होगा। तो अब क्या करना है, आपको यहां से रिमूव करना है, तो एक X रिमूव करोगे इस वाले कार्बन से और H रिमूव करोगे इस वाले कार्बन से। तो जिस भी कार्बन पे X अटैच होता है हेलोजन, उसको बोलते हैं अल्फा, और उसके पास वाला क्या हो जाता है, बीटा। तो याद रखना है अल्फा से X रिमूव करना है, बीटा से H रिमूव करना है। और जैसे ही यहाँ पर डालोगे आप एल्कोहलिक KOH, क्या डालते हैं इस केस में, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH आते ही समझ जाना चाहिए कि एल्कीन बनने वाली है, इसने क्या करा है, न्योता दे दिया है और एल्कीन अब बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एल्कीन। तो ऐसे कैसे बन रही है एल्कीन, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए एक बार समझते हैं इसको, इसके कुछ पॉइंट्स भी नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, तो अगर अपन बात करें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की, इस केस में अपन ने देखा कि अपन क्या कर रहे थे, एक कार्बन से जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कौन होता है, जिसके पास हेलोजन अटैच होता है, जिससे हेलोजन अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके पास वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, इसके पास एक H है। अपन को क्या करना है, X को हटाना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, एक H को हटाना है, और साथ ही में जो अपनी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एल्कीन बन गई, भाई एल्कीन चाहिए थी, एल्कीन मिल गई। समझ में आ गया क्या चीज करनी है यहाँ पर, एंटी एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एलिमिनेशन। मतलब अगर आप H जो है आपका इस साइड से निकालोगे तो X उसके ऑपोजिट साइड से ही निकालोगे। X तो वैसे फिक्स होता है किस साइड से निकलेगा, हाइड्रोजन के लिए याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा X के ऑपोजिट वाली साइड से ही निकलेगा। ठीक है, अगर एक और पॉइंट देखें तो यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इस वाले केस में कोई इंटरमीडिएट आपका नहीं बन रहा है। अब एक और केस आता है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी क्लीवेज पे, कि यहाँ पर जो CX बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो रहा है और CH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट के लिए मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर जो रेट है वो RF, RCl, RBr और RI होगी। आप बोलोगे मैम ये रेट उल्टी कैसे हो गई, हर बार तो फ्लोरीन यहाँ पर चौका मार जाता है, मगर इस रेट की उल्टी होने का रीजन है बच्चों, ये जो RF बॉन्ड है ना ये बहुत वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड अगर जल्दी टूट गया तो अपन को तो यहाँ पर तोड़ना ही है, क्लीवेज की ही बात हो रही है, तो जो इजीली क्लीव कर जाएगा उसी को स्ट्रॉन्ग मानेंगे, मतलब उसी की रेट ज्यादा अच्छी मानेंगे। तो रेट के हिसाब से RI अपन ने स्ट्रॉन्ग क्यों बताया, क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत वीक है, एक दूसरे पीरियड का है कार्बन और एक दूसरे बहुत नीचे पीरियड में जो आयोडीन होता है वो तो बहुत नीचे आता है, तो दोनों बहुत अलग अलग पीरियड के और उसकी वजह से अनस्टेबल होंगे और बहुत जल्दी बॉन्ड जो है आपका क्लीव कर जाएगा। जबकि RF वाला जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अपन को क्या चाहिए, ऐसा बॉन्ड जो जल्दी क्लीव करे, इसलिए अपन ने RI की वहां पर बता दी कि RI ज्यादा वीक बॉन्ड है, इसलिए उसकी ज्यादा ROR होगी। अगर मान लो, ठीक है, ये वाली चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर RI ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर एक और बात करें बच्चों, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है, ये चीज याद रखना कि जो एल्यूमिनेशन होगा वो कैसे हो रहा है, अल्फा कार्बन से अपन निकाल रहे हैं हेलोजन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं अल्फा कार्बन से निकाल रहे हैं अपन X और बीटा कार्बन से क्या निकाल रहे हैं, H। तो इस चीज को याद रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन से तो X निकल रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। ये दिख भी रहा है, यहाँ पर अल्फा कौन होता है, जिससे X अटैच है, वहां से X हटाना है और उसके पास वाले बीटा कार्बन से H हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो पूरा समझ में आ गया। हाइड्रोजन X का एंटी एलिमिनेशन करना है, अल्फा से X हटाना है, बीटा से H हटाना है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से अच्छा तो कहीं से समझ नहीं सकते। तो मान लो यहाँ पर मैंने
आपको यहाँ पर ब्रोमीन अटैच करके दे दिया इस वाले कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही चीज मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH दे दिया। तो आप समझ गए एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से आपको एक बात समझ में आ गई कि जिस पे ब्रोमीन होगा उसको अल्फा बोलूंगी, और अल्फा के पास वाला क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ब्रोमीन हटाना है और यहाँ पर जो H है उसको हटाना है। इन दोनों ग्रुप को हटाओगे तो क्या बनेगा, आपकी एल्कीन बनेगी। और एल्कीन कहाँ बनेगी बच्चों, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, तो एल्कीन ये ऐसे बन जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एल्कीन ऐसे बन जाएगी, कोई यहाँ पर अपन को डाउट भी नहीं होगा क्योंकि एक ही तरफ हाइड्रोजन था। मगर मान लो मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में मैंने अब जो क्लोरीन है उसको यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि क्लोरीन से जो अटैच ग्रुप होता है वो अल्फा होता है, मगर बीटा तो यहाँ पर दो है, एक इस तरफ से भी बीटा है, एक इस तरफ से भी बीटा है, और दोनों के पास ही हाइड्रोजन भी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन से बीटा से हाइड्रोजन को निकाला जाए। तो सबसे पहली बात तो है क्वेश्चन में बनेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट, एल्कोहॉक्सी KOH, एल्कोहलिक KOH ले लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ से H निकाल के देख लो, जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे मान लो अगर मैंने एल्कीन यहाँ पर बनाई है और एक बार मैंने एल्कीन कहाँ बनाई है, यहाँ पर बनाई है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैं हर केस में बता रही हूँ क्या करना है, एल्कीन के क्या करने हैं, आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स देखनी है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स होगी वही क्या कर रही होगी, यहाँ पर देखो तो क्या है 6 अल्फा H दिख रहे हैं इस एल्कीन के। इस एल्कीन के लिए देखो कितने H दिख रहे हैं, सिर्फ 2 अल्फा H। मतलब स्टेबल कौन सी हो जाएगी बच्चों, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होते ही ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये जो है ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वैसे तो यहाँ पर अपन समझ गए, अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन से काउंट करेंगे, मगर बच्चों यहाँ पर एक और रूल आता है, सेटजेफ रूल और हॉफमान रूल, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना प्रोडक्ट पूछ लेगा, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, वो पूछ लेगा हॉफमान प्रोडक्ट बताओ, सेटजेफ प्रोडक्ट बताओ। तब पता होना चाहिए कि सेटजेफ और हॉफमान होता क्या है। तो बच्चों जो आपकी सेटजेफ होता है, अगर अपन इसको देखें तो जो आपका सेटजेफ होता है और एक होता है आपका हॉफमान प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूं मैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ सेटजेफ और हॉफमान क्या होता है। तो सेटजेफ होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और हॉफमान जो होती है वो क्या होती है आपकी, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। अच्छा, मोर सब्स्टिट्यूटेड से क्या मतलब है, मोर सब्स्टिट्यूटेड से मतलब है कि जिससे जितने ज्यादा कार्बन अटैच है, मान लो ये आपकी एल्कीन है तो इससे जितने ज्यादा कार्बन अटैच है, तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्टली अटैच कार्बन को चेक करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, डायरेक्टली अटैच कार्बन को चेक करना है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया कि अपन यहां से एक चीज बता पाएंगे कि सेटजेफ कौन सा है और आपका हॉफमान कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो सेटजेफ होगा। यहाँ पर देखो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, यही वाला केस है, 1 और 2 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो ये वाली हो जाएगी आपका सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका हॉफमान प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस यही याद रखना है, सेटजेफ और हॉफमान क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछता कि एल्कीन कौन सी स्टेबल है बताओ, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा ये सेटजेफ और हॉफमान देगा। स्टेबल कौन सा है ये मैं नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सेटजेफ किसे बोलते हैं और हॉफमान किसे बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है मेजर और माइनर की, वो कैसे करनी है, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, पूरा अपना जो डिहाइड्रोजिनेशन था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था, वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आता है सेकंड पॉइंट। तो बच्चों अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये चीज तो समझ में आ गई, ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है सेटजेफ और हॉफमान वाला वो भी समझ में आ जाए क्लियरली, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको BR दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं यहाँ पर BR दे दिया, तो BR के यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्कोहलिक KOH डालने पर, तो या तो आपका जो BR है वो निकलेगा तो यहां से निकलेगा H, या फिर एक यहां से निकलेगा H, यही हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा, दोनों में कुछ इतना फर्क नहीं है, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर तो कुछ फर्क नहीं बन रहा। पर मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपका, दोनों बना के जरूर आ जाना, मगर यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक कहाँ पर बन रहा है आपका, यहाँ पर। ठीक है, दोनों आपने एल्कीन्स बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक और केस लेते हैं, और उस केस में मान लो मैंने यहाँ पर आपको क्लोरीन दिया है, यहाँ पर मिथाइल दिया है, और यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ से आप हाइड्रोजन को निकालोगे। अल्फा तो ये हो गया क्लोरीन वाला, बीटा यहाँ पर भी है और बीटा यहाँ पर भी है। अब यहां से निकालना चाहिए इथाइल वाली पोजीशन से, या फिर जहां पर मिथाइल अटैच है वहां से निकालना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पता है क्या करना था, एंटी एलिमिनेशन। क्या करना है बच्चों, एंटी एलिमिनेशन। और एंटी का मतलब है ऑपोजिट साइड से हाइड्रोजन लिख लेंगे। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, अगर मैं उसका यहाँ से, क्योंकि अगर ये जो है आपका ये यहाँ पर वेज पे है, तो नॉर्मल सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पर डैश पे होगा। इतनी बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं, पहले भी अपन ऐसे क्वेश्चन करे कि एक जो दो कॉन्फ़िगरेशन है इनको बताने के लिए आप वेज और डैश से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर एक बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ है। अगर ये बाहर की तरफ है तो ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर वेज में होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर किस में होगा बच्चों, किसमें होगा, यहाँ पर डैश में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, अगर अपन बात करें इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो अपन को पता है एंटी एलिमिनेशन कराना है। मतलब अगर ये वेज पे है तो जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो किस पे होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन कराना है। तो अगर मैं वेज वाला क्लोरीन लूंगी तो हाइड्रोजन कैसा लेना पड़ेगा, डैश वाला, जो कि इधर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डैश पोजीशन पे तो क्या है, इथाइल है। इसका मतलब यहाँ जो एलिमिनेशन है उसका सिर्फ एक ही केस बन सकता था। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर जरूर आपको ये वाला ऑप्शन में देगा, क्योंकि बच्चे सोचेंगे ये भी तो पॉसिबल केस है, यहाँ से निकाल लेते हैं। नहीं, यहाँ पर एक ही केस पॉसिबल है, क्योंकि इथाइल ऑलरेडी आपका किस पे है, डैश पे है, और अपन को ऑपोजिट चाहिए जो क्लोरीन से ऑपोजिट हो, और ऑपोजिट हाइड्रोजन कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला। मतलब इस केस में जो एल्कीन बनेगी वो यहीं पर बन पाएगी, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इथाइल। ठीक है, और यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा। अच्छा, अब तो कोई मिथाइल को यहाँ पर वेज डिश पे नहीं लगाएगा ना। वेज डिश कब लगाते हैं, जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। कब लगाते हैं ये चीज याद रख लेना, नहीं याद तो लिख लेना। जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो तभी आप उस पे वेज या डैश पोजीशंस कर सकते हो, कभी भी डबल बॉन्ड पे मत कर देना। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी, यहाँ पर ये प्लानर हो जाएगा और मिथाइल को आपने लिख दिया। ठीक है, अब समझते हैं अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था, क्या है, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, यहां से आप क्या करोगे, हेलोजन, दो हेलोजन्स को यहां से रिमूव करोगे, 2x रिमूव करोगे। तीन केसेस पढ़ ली है अभी तक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ लिया है। डिहेलोजिनेशन के नाम से समझ में आ रहा है क्या निकल देंगे, दो हेलोजेंस निकलेंगे, मतलब वो आपको दो पोजीशंस पे हेलोजन देगा। तो जब दो पोजीशन पे हेलोजन है तो एक कंडीशन तो हो सकती है जब वो सेम कार्बन पे हो, जो कि आपकी है जेमिनल वाली, और एक हो सकती है जब वो डिफरेंट कार्बन पे हो। जैसे यहाँ पर देखो 1 और 2 पोजीशन पे आपका एक्स है, तो ये डिफरेंट कार्बन पे है, और अगर डिफरेंट कार्बन पे है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्नल। क्या बोलते हैं बच्चों, विस्नल ग्रुप बोलते हैं। और डाइहैलाइड की बात हो रही है तो विस्नल डाइहैलाइड हो जाएगा। विस्नल कार्बन का मतलब है जब डिफरेंट कार्बन पे कोई दो ग्रुप सेम अटैच हो। ठीक है, और अगर बात करें जेम डाइहैलाइड की, तो जेम डाइहैलाइड क्या होता है, जब सेम कार्बन पे अटैच हो। सेम कार्बन पे अटैच, इसका मतलब क्या है, एक सिंपल कार्बन होगा और उसी कार्बन पे दो हेलोजन अटैच होंगे। ये वाला मैकेनिज्म भी पढ़ोगे पर हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी जो अपन डिस्कस करने वाले सिर्फ वो विस्नल वाला ही केस डिस्कस करेंगे, ये आपका 12th में डिस्कस होगा बच्चों। ये जो ज़ेडन करके जो हीट करके कर रखा है ये आपका 12th में अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर डीहेलोजिनेशन की, तो डीहेलोजिनेशन में अपन को एक चीज समझ में आई कि एक विस्नल ग्रुप होता है और उस विस्नल ग्रुप से क्या करना है, आपको हेलोजन्स को रिमूव करना है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी केस है कि कार्बन है, एक्स और एक्स है, यहाँ पर तो एंटी वाला भी केस नहीं है, आपको बस इसको रिमूव करना है और रिमूव करके डबल बॉन्ड यहाँ पर एल्कीन मिल जाएगा।
तो मतलब यहाँ पर आपको मैकेनिज्म की जरूरत जैसे उस केस में नहीं थी, इधर भी नहीं है। जहां मैकेनिज्म की जरूरत थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो मैंने मैकेनिज्म बता दिया था। इन केस में आंसर के लिए आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। मैकेनिज्म हालांकि अपन 12th में भी आएगा तो पढ़ेंगे, मगर अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डीहेलोजिनेशन से समझ में आ गया, 2 हैलोजेंस निकालना है, इस तरह का कंपाउंड बनाना है। कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ इसके, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है, क्या करना है? अरे ये तो बहुत सिंपल केस है, सिर्फ इन ब्रोमीन्स को हटाना है। ब्रोमीन्स को हटाओगे तो एक क्या बन जाएगा? यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, एल्कीन बन गया। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई 5 मेंबर्ड की रिंग ले ली और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया और एक ब्रोमीन यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा? तब भी सिर्फ क्या है? ब्रोमीन निकलेगा और ब्रोमीन निकल के आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब डीहेलोजिनेशन का केस बहुत ही सिंपल है। एक विस्नल डाइहैलाइड को लेंगे और विस्नल डाइहैलाइड में क्या कर रहे हैं? सिर्फ उन दोनों जो हैलोजेंस हैं उनको हटाकर एल्कीन्स बना रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये केस आपको समझ में भी आ गया होगा। जहां पर भी यहाँ पर हाँ एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो रिएजेंट है वो क्या है? जिंक दे रखा है, जिंक और हीट। तो ये चीज याद रखनी है कि X2 अगर विस्नल डाइहैलाइड दिख जाए और उस विस्नल डाइहैलाइड में आपको जिंक और हीट दिख जाए, तो याद रखना है क्या करना है? वहां पर डीहेलोजिनेशन का केस और हैलोजेंस को हटाना है। क्वेश्चंस मैंने बता दिए कैसे होंगे, बहुत ही इजी तरीका है। वहां पर तो क्या एंटी वाला केस था, तो 2 केसेस पॉसिबल हो सकते थे कि कहां से निकालो हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल की तरफ जाना है, ठीक है। मगर यहाँ पर ऐसा कोई केस ही नहीं है, दोनों हैलोजेंस को निकालना है, उन दोनों के बीच में ही एल्कीन बनेगा। अगर 2 हैलोजेंस निकले तो उनके बीच में ही एल्कीन बनेगा, तो अल्फा बीटा वाला यहाँ पर केस ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पर जिस तरीके से अपन एल्कीन को फॉर्म करने वाले हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। एल्केन में भी पढ़ा था ये केस, पढ़ा था, और वहां पर अपन क्या कर रहे थे? जो एल्कीन्स थे उनमें हाइड्रोजन लगाकर एल्केन्स बना रहे थे। इस केस में क्या करना है? इस केस में एल्काइंस का यूज कर रहे हैं और एल्काइंस में क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक ही बॉन्ड को तोड़ेंगे याद रखना, और H और H को जोड़ देंगे। वहां पर भी यही कर रहे थे, डबल बॉन्ड थे तो बॉन्ड को क्लीव करके वहां पर H और H बना रहे थे। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को क्लीव करके क्या कराएंगे? H और H यहाँ पर लगा देंगे। तो यही केसेस सिर्फ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का, ठीक है। अब इसमें 2 केसेस पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे बाय द यूज ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, जैसे वहां पर अपन ने क्या करा था? निकिल, पैलेडियम, पीटी ये सब यूज करा था, प्लेटिनम, और वहां पर H2 करवाया था। यहाँ पर अपन एक स्पेशल रिएजेंट पढ़ते हैं जो कि इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या होता है बच्चों ये लिंडलार्स कैटलिस्ट? ये यहाँ पर H2, अगर आपको PDBaSO4 दिख रहा है या फिर आपको H2PDC दिख रहा है ना, या फिर आपको कहीं पढ़ना ऐसे क्यूनोलिन और H2PDC भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ मिल जाए तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? LR क्या है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या है? LC, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो इनमें से कुछ दिख जाए तो याद रखना है कि लिंडलार कैटलिस्ट यूज होगा। जैसे उस केस में क्या हुआ था? H2Ni, H2PD वहां पर भी था और H2 साथ में आपका PT भी था। तो ये तीनों दिख जाए तो ये क्या करना है? लिंडलार्स कैटलिस्ट होता है। इनको बच्चों पॉइजन कैटलिस्ट भी बोलते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट भी इनको बोलते हैं। तो कई जगह पे पॉइजन भी लिखा हुआ होता है, तो समझ जाना है कि अपन वहां पर लिंडलार कैटलिस्ट की ही बात कर रहे हैं। लिंडलार कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। या तो BaSO4 होगा, या फिर आपको जो यहाँ पर मैं क्यूनोलिन की बात कर रही हूँ ये CaCO3 वाला केस है, H2PdCaCO3 भी हो सकता है, और CaCO3 के साथ में क्यूनोलिन भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो या तो वहां पर क्या होगा? BaSO4 होगा, या फिर वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा। एंड द कैटलिस्ट मिक्सचर इज स्लाइटली पॉइजनड। अभी मैंने बताया क्या होगा? पॉइजनड होगा बाय क्यूनोलिन और सल्फर। क्यूनोलिन और सल्फर इसका मतलब क्या होता है? कि पॉइजनड होता है। ये जो आपका LC होता है ये क्या होता है? पॉइजनड होता है, याद रखना है, बहुत बार लिखा हुआ आता है यहाँ पर पॉइजन PDC ऐसे करके, है ना। तो ऐसे नहीं समझना कि कुछ और आ गया। एंड अलाउज द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन विथ हाइड्रोजन ओनली अप टू द एल्कीन स्टेज। मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, जो हाइड्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सिर्फ एल्कीन तक ही हो रहा है। मतलब जो एंड प्रोडक्ट है वो एल्कीन बनेगा, ऐसे नहीं कि एल्केन बन रहा है, एल्कीन नहीं बनेगा, क्या बन रहा है? एल्कीन बनेगा। तो समझ में आ गया लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है। देखो एग्जांपल दे रखा है आपको, अल्काइन दिया, बॉन्ड को क्लीव करा, H और H को अटैच कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? लिंडलार कैटलिस्ट
will always form सिस एल्कीन, क्योंकि एल्कीन में तो बच्चों दो केस आ जाते हैं, या तो एल्कीन हो सकती है जब जो दोनों ग्रुप हो सेम साइड हो दैट इज सिस, या फिर जो दोनों ग्रुप हो वो ऑपोजिट साइड हो दैट इज ट्रांस। तो सिस एल्कीन ही बनेगी। अगर लिंड-लार कैटलिस्ट की बात हो रही है तो हमेशा वो क्या बनाएगा, सिस एल्कीन ही बनाएगा। ठीक है, और इसके प्लेस में ये लिख रखा है निकल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लिंड-लार कैटलिस्ट लिया और एल्कीन बना दी। एल्कीन में देखो जो दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, सेम साइड, तो क्या बोलेंगे इसको, सिस एल्कीन। मतलब याद रखना है कि जब भी मैं यहाँ पर बात करूं एलसी की, एलसी इज व्हाट, लिंड-लार कैटलिस्ट, अगर मैंने दे दिया है और साथ ही में एल्काइन दे दिया है तो क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, H2PDC दे दिया, ठीक है, H2PD, BSO4 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज करनी है, यहाँ पर इस एल्कीन का एक बॉन्ड ही क्लीव करना है और एक बॉन्ड क्लीव करके H और H को अटैच करना है। और याद रखना है जो ये H और H है ये क्या होंगे, सेम साइड होंगे, और ये सेम साइड होंगे इसका मतलब है जो आपके प्रायोरिटी ग्रुप्स होंगे वो दूसरी साइड होंगे, जिसकी वजह से एल्कीन बनेगी सिस एल्कीन। कैसी एल्कीन बन रही है बच्चों, सिस एल्कीन। तो ये आपका लिंड-लार कैटलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इट ऑलवेज फॉर्म सिस एल्कीन। यहाँ पर क्या बनेगी, सिस एल्कीन ही बन रही है। अब यार ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में हो जाए कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं जब अपन एलसी की बात करते हैं, लिंड-लार कैटलिस्ट की। तो मान लो सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 दे दिया, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है H2PD BaSO4। आप BaSO4 CaCO3 क्यूनोलीन मिल जाए देख के समझ जाना ये तो बात हो रही है एलसी की। और लिंड-लार कैटलिस्ट क्या होता है, पॉइजन कैटलिस्ट होता है, और ये हमेशा एक सिस एल्कीन बनाएगा। मतलब इस केस में जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी, CH3 और CH3 सेम साइड पे होंगे और यहाँ पर H और H होंगे। हाइड्रोजन हो तो हाइड्रेशन ही हो रहा है, H और H ही लग रहा है, हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है क्या, H और H लग रहा है, मगर क्या हो रहा है, सेम साइड पे लग रहा है, जिसकी वजह से सिस एल्कीन बन रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो यहाँ पर अपन ने एल्काइन लिया, एक तरफ CH3 लिया और एक तरफ कोई 5 मेंबर्ड की रिंग ले ली। अब क्या होगा, क्या कुछ गलत होगा, क्या कुछ अलग होगा, नहीं होगा। क्या कुछ अलग होगा, नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज होगी, यहाँ से भी बॉन्ड क्लीव होगा, H और H अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C यहाँ पर आ गया। जो आपका CH3 है और जो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है वो दोनों क्या होगी, सेम साइड रहेगी, और जो H है वो भी दोनों क्या होंगे, सेम साइड रहेंगे, एंड इट विल फॉर्म अ सिस एल्कीन। मतलब सिर्फ जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि जो लिंड-लार कैटलिस्ट होता है उसमें BaSO4 CH3 CaCO3 होगा H2 के साथ में, और क्यूनोलीन भी हो सकता है, और उसके साथ में आपको पॉइजन भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये चारों केस में आपको क्या करना है, वहां पर एलसी को याद रखना है, लिंड-लार कैटलिस्ट, और वहां पर बनानी है सिस एल्कीन। तो क्या ट्रांस एल्कीन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है कि ट्रांस एल्कीन कभी बनेगा ही नहीं, तो नहीं, ट्रांस एल्कीन के लिए भी एक और ग्रुप यूज करते हैं, सो एक और रिएजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्शन ऑफ सोडियम, ऐसे लिखा हुआ सोडियम और साथ में लिक्विड अमोनिया। पर इस रिएक्शन को क्या है, जिसे वहां पर तो अपन उसको लिंड-लार कैटलिस्ट बोलते थे, तो ये भी सोचता है कि मैं भी नाराज हो जाता हूँ, मुझे तो कोई नाम ही नहीं दिया गया। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है और इस नेम रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बर्च रिडक्शन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, और एक ना मतलब आपको हर ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिल सकता है बर्च रिडक्शन से। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन क्या होता है, अब आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है, बात सेम करनी है, सेम ही चीज है। एल्काइन का यहाँ पर एक बॉन्ड क्लीव करके H और H अटैच करना है, बस H को कैसे अटैच करना है, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांस एल्कीन। मतलब जो आपके H है वो ऑपोजिट साइड में अटैच होंगे। देखो यहाँ पर H इधर CH3 इधर CH3 इधर, एंड इट विल फॉर्म अ ट्रांस एल्कीन। मतलब केस तो सेम ही है, बस आपको क्या करना है, इस केस में ट्रांस एल्कीन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी थी, और वो क्या थी बच्चों, की ट्रांस एल्कीन फॉर्म हो रही है। इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं।
मान लो आपने यहाँ पर ले लिया, वही वाला ले लेते एग्जाम्पल सबसे पहले तो CH3 और CH3 वाला, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है क्या देगा यहाँ पर आपको रिएजेंट, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में सोडियम है और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे जब अपन रिडक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में तब पढ़ेंगे। वहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका जो मैकेनिज्म होता है ना वो फ्री रेडिकल से होता है, फ्री रेडिकल अनायन मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन को पता है अभी के लिए जो रिक्वायर्ड है उसमें अपन को पता है सिर्फ ट्रांस एल्कीन बनाकर आ जाना है, तो ये ट्रांस एल्कीन बन गई, ठीक है। 12th में सारा पढ़ेंगे, 11th में आपका इतना ही आता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C था और मैंने यहाँ पर 4 मेंबर्ड की रिंग्स लगा दी। अब क्या करना है, सेम चीज करनी है। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया ही दे रखा है तो सिर्फ इन ग्रुप को क्या करना है, ट्रांस पे लगाना है, मतलब ऑपोजिट साइड लगाना है। यहाँ पर लगा दिया और एक ग्रुप यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर H और H बन गया और क्या मिल गया अपन को, जो चाहिए था, ट्रांस एल्कीन मिल गई। मतलब सिर्फ एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी लिंडलार कैटलिस्ट की बात हो तो सिस एल्कीन बनानी है, जब बर्च रिडक्शन सोडियम या लिक्विड अमोनिया दे रखा हो तो क्या बनाना है, ट्रांस एल्कीन बनानी है। आ गया समझ में, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो इसके, जैसे मान लो आपने C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर ले लिया, एक तरफ आपने वही 5 मेंबर्ड की रिंग ले ली और एक तरफ आपने इथाइल ग्रुप ले लिया CH2 CH3। क्या करना है, सेम ही चीज करनी है, सिर्फ इस बॉन्ड को क्लीव करना था, H और H अटैच करना था, इस बॉन्ड को क्लीव करना है, H और H अटैच करने हैं। और कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एल्कीन बनानी है और एल्कीन में बस एक चीज याद रखनी है कि जो आपकी एल्कीन बनेगी वो कैसी बननी चाहिए, ट्रांस बननी चाहिए। बस ये चीज ही याद रखनी है, ट्रांस एल्कीन बनानी है, ट्रांस, और ये भी आपकी ट्रांस, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें तीनों चीजें समराइज हो जाएं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है लिंडलार कैटलिस्ट, जो आपने पढ़ा है जो बर्च रिडक्शन है, और जो अपन ने एल्केन के केस में पढ़ा था H2Ni वाला, वो भी आपका समर्ज हो जाए। तो मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके से इसको करना है। एक तरफ तो आपको करना है सोडियम और लिक्विड अमोनिया दे दिया, ठीक है। एक बार मैंने आपको यहाँ पर दे दिया लिंडलार्स कैटलिस्ट LC दे दिया। जब बच्चों एल्केन में अपन डिहाइड्रोजनेशन करते थे तो अपन क्या करते थे, H2Ni का यूज करते थे। वही सेम चीज यहाँ पर यूज हो रही है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में सेम आपको रिएजेंट दे रखा है और उसको 3 डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करवाना है। फर्स्ट में आपको दे रखा है सोडियम लिक्विड अमोनिया, और ये क्या करता है, इसका नाम होता है बर्च रिडक्शन, और ये क्या करता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। मतलब आपको क्या करना है, क्लीव करना है, H और H लगाने हैं। मगर H और H यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हो इसको याद रखने के लिए कि H और H एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो, कि ट्रांस लग रहे हैं ना, तो ट्रांस को कैसे याद रखोगे, एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो, ठीक है। तो याद हो जाएगा भाई ट्रांस एल्कीन बनानी है। तो इस केस में जो केस आपका बन रहा है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा ट्रांस एल्कीन। मतलब यहाँ पर वही CH3 CH3 H H और क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दे देगा वो कि दोनों ही चीज दे देगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा A और B बताओ। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स के लिए आते हैं और आपको बर्च रिडक्शन LC दे देता है और वहां पर A और B पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर क्या करना है, आपको सिस एल्कीन बनानी है, CH3 CH3 H और H, और यहाँ पर क्या बन गई, सिस एल्कीन फॉर्म हो गई। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर वो H2Ni दे दे, मतलब यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सब रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होके ये जो आपकी 4 कार्बन की चेन थी ये मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे, एल्काइन के दोनों ही पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंपल एल्केन आपको मिल जाएगा H2Ni के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया कि तीनों प्रोसेस को कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो अब अपना यहाँ पर लास्ट मेथड आता है बाय कॉल्बेज मेथड, और कॉल्बेज मेथड अपन ऑलरेडी एल्केन में डिस्कस करके आ चुके हैं और ये एग्जाम्पल भी मैंने वहां पर करवाया था, है ना। कॉल्बे में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
COONA होगा या फिर COOK होगा, ठीक है। एक आपका क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, मतलब एक आप बीकर लोगे जिसमें एनोड होगा, कैथोड होगा, पूरा मैकेनिज्म समझा है वहां पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। और यहाँ पर क्या होता है, होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होकर ये क्या करता है, एक तरफ तो क्या करता है, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और जिसकी वजह से ये एल्कीन फॉर्म हो गया, है ना। तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है, मान लो ये RCON है, ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड क्लीव होगा, इधर से इधर एक फ्री रेडिकल, इधर एक फ्री रेडिकल, और फिर ये जो R फ्री रेडिकल है ये R से मिक्स होकर यहाँ पर एल्केन बना रहे थे उस केस में। मगर यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी आपको एल्केन दिया हुआ होगा और आपको क्या बनाना होगा, उससे एल्कीन बनाना होगा। और एल्कीन कैसे बना रहे हो, ये केस देखो, यहाँ पर आपने क्या करा, ऑलरेडी एक एल्केन ले लिया, जैसे ही यहाँ से इस बॉन्ड को क्लीव करोगे, एक इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल, यहाँ से भी क्लीव हुआ, इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल, ये दोनों रेडिकल क्या हो जाएंगे, दोनों रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे जिससे कि आपकी एल्कीन बन चुकी है, ठीक है। और एल्काइन भी बना सकते हो, तो ये अपन एल्काइन में भी पढ़ेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, और ये आपका 2NaOH और H2 निकल जाएगा। वहां पर भी मैंने मैकेनिज्म में बताया था कि ये कैथोड पे निकलता है, पॉजिटिव जो चीज होती है, जो आपकी एनोड पे होती है बच्चों, वो एनायंस आते हैं, और जो कैथोड पे होती है वो क्या होते हैं, कीटायंस आते हैं। तो एनोड पे एनायंस आएंगे और कैथोड पे कीटायंस आएंगे। तो जो मैकेनिज्म की बात अपन पूरी कर चुके थे, इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का, वो पूरा वहां पर अपन डिस्कस कर चुके थे। अगर फिर भी आपको मैकेनिज्म समझना है तो एल्केन वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर भी सेम ही हुआ है, यहाँ पर क्या करा है, उस CH पे एक CH3 लगा दिया, और यहाँ पर जो एल्कीन बन जाएगी वो देखो इस तरीके से कुछ एल्कीन बन गई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है यहाँ पर, अगर इसको समझे अपन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक COONA और COONA लेना था, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना था। और इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होमोलिसिस होता है, और होमोलिसिस की वजह से ये बॉन्ड क्लीव होता है, क्लीव होके यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, इधर भी क्लीव होगा, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, दोनों रेडिकल मिलकर क्या करते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड इस तरीके से एल्कीन बना लेते हैं। क्या बन गया, एल्कीन। और मान लो अगर मैं इस एल्कीन को सब्स्टिट्यूट करती जाऊं, ठीक है, मान लो सेम मैंने ग्रुप लिया है COONA, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया, या फिर इथाइल लगा लो एक तरफ, CH2CH3 लगा दिया, क्या होगा, सेम ही चीज होगी, होमोलिसिस होगा, एक इधर आएगा रेडिकल, इधर आएगा, इधर भी होमोलिसिस होगा, रेडिकल इधर आएगा, इधर आएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर ये आपका CH3 है, और यहाँ पर क्या आएगा, CH2CH3, क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, CH2CH3। अब क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या एक चीज है कि ये दोनों सेम साइड से निकल रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो भी सिस एल्कीन ही बनेगी, ठीक है। तो ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए, ये भी एल्कीन देता है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्बे मेथड, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन 3,3-dimethyl-2-butanol is heated with H2SO4 the major product obtained is, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करवाना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कैसे करना है, ठीक है। एलिमेंट का यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका IUPAC नेम दे रखा है, इसका मतलब IUPAC नेम से आना चाहिए, और IUPAC नेम का लेक्चर अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगी, ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन हो गए, 3 पे डाइमिथाइल है, और 2 पे ओल है, मतलब 2 पे ऑक्सीजन है, और जो 3 है उस पर डाइमिथाइल है। ये कंपाउंड बन रहा है आपका IUPAC नेम से, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक CH आ जाएगा, और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करना है, आइए देख लेते हैं डिहाइड्रेशन कैसे होगा। CH3 हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका CHOH हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस कंपाउंड को लिख लेते हैं बच्चों, CH3 है, एक तरफ आपका CH पे OH लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और एक CH3 है, और इसको आप ब्यूटेनॉल बोल रहे हो। और ब्यूटेनॉल में आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, जब भी अपन डिहाइड्रेशन की बात करते हैं H+ और हीट करते हैं, तो वहां पर अपन क्या करते हैं, H+ को इस ऑक्सीजन के पास पहुंचा देते हैं, OH2 बना देते हैं, और OH2 बनते ही इस पे प्लस आ जाता है, और ये प्लस निकलकर प्लस कहाँ छोड़ जाता है, इस कार्बन पे छोड़ जाता है, और इस कार्बन पे छोड़ने के बाद इसमें क्या होता है, इसमें
कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होता है और उस रीअरेंजमेंट का दो तरीके से हो सकता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है एक मिथाइल है, तो या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिर जो एक और केस है उसमें क्या होगा मिथाइल शिफ्ट होगा। तो दोनों ही केस को करके देख लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो मान लो आपने हाइड्राइड शिफ्ट करा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करते ही यहाँ पर प्लस चल जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चल जाएगा, मतलब CH2 आ गया और इस पे यही सेम रहा CH3 और CH3। तो अगर इस केस में देखो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इस कार्बन के पास जो इसके अल्फा ग्रुप पे है इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं जो दूसरा केस था मिथाइल शिफ्ट वो भी करके देख लेते हैं भाई इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एक मिथाइल यहाँ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH पॉजिटिव और साथ ही में क्या होगा बच्चों पॉजिटिव तो यहाँ से निकल जाएगा और एक मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो इस पे चल जाएगा और इस पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप ही रहेंगे क्योंकि एक मिथाइल शिफ्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसके हाइड्रोजन को काउंट करूं तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 तो इधर के 3 इधर के प्लस एक आपका ये वाला हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस केस में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कौन सा केस यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है मिथाइल शिफ्ट ही कर रहे होंगे और मिथाइल शिफ्ट कर रहे होंगे तो इससे आंसर में जो आएगा अब एल्कीन जो है वो एक H यहाँ से निकलेगा और यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा। अब बच्चों यहाँ से भी ना 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं क्योंकि या तो H ये वाला लो या फिर H ये वाला लो, 2 तरीके से एल्कीन बन सकती है। तो दोनों तरफ ही अपन बना के देख लेते हैं। एक बार जो एल्कीन बन रही है उसमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया और इस वाले कार्बन की बात करें तो इस पे CH3 और CH3 है। ठीक है, और अगर एक दूसरे वाले एल्कीन की बात करें तो दूसरी एल्कीन जो बन रही है यहाँ पर वो कैसी बन रही है बच्चों, अगर अपन दूसरे एल्कीन की बात करें तो जो दूसरी एल्कीन बन रही है वो बन रही है यहाँ पर जब अपन इस वाले हाइड्रोजन से एल्कीन का एलिमिनेशन करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है वो ऐसी बनेगी CH2 इस पे CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर क्या है CH3 है। अब अपन से बोला है मेजर प्रोडक्ट बताने को और मेजर प्रोडक्ट में अपन को पता है अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो एल्कीन एक तो ये है, इस एल्कीन में देखो चारों ग्रुप यहाँ पर CH3 के हैं, मतलब 3 3 3 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से अगर काउंट करोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं पूरे आपके 12 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर इस केस में देखो इस एल्कीन की बात हो रही है तो इस एल्कीन से जो अल्फा कार्बन है वो ये और यही अटैच है, मतलब 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो स्टेबल कौन सी है, नॉर्मल सी बात है ऊपर वाली स्टेबल है। तो ऊपर वाली का अगर नेमिंग करेंगे तो जो आपका इन है ये 1 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, मतलब जो आपका ब्यूटीन है वो 2 पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं किस में ब्यूटीन, तो बच्चों इसका मतलब आंसर जो था उसमें 2 ब्यूटीन आना चाहिए, 2,3 डाइमिथाइल और यहाँ पर क्या है 1 पे ब्यूटीन है, 2,3 डाइमिथाइल और 2 पे ब्यूटीन है। डाइमिथाइल अपन ने देख लिया था 2 और 3 पोजीशंस पे थे, यहाँ पर देख लो आप। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें डाइमिथाइल कहाँ पर है, एक 2 पे और एक 3 पे, यहाँ पर भी एक बार 2 पे और एक बार 3 पे, तो 2 3 पे डाइमिथाइल है, मतलब C और D में से कुछ ऑप्शन होना चाहिए था। और आपको पता है जब अपन अल्फा हाइड्रोजन 12 है उस केस में जो ब्यूटीन है वो 2 पोजिशन पे है और यहाँ पर इन 1 पोजीशन पे है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा जिसपे ब्यूटीन क्या है 1 पोजीशन पे है, सॉरी 2 पोजीशन पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा C। 1 पोजीशन पे होगा तो फिर वहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे थे, उस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे थे बच्चों अपने, उसमें अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे अपने पास 4 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अपने पास आ रहे थे 12। इसका मतलब नॉर्मल सी बात है जो स्टेबल केस है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बन गया क्योंकि इसमें क्या है आईयूपीएससी दे रखा था, आपको वैसे अरेंज करना था, फिर आंसर जो है वो भी आईयूपीएससी में दे रखे थे, तो आंसर का भी आईयूपीएससी नहीं माना चाहिए। तो देख लो आईयूपीएससी की इंपॉर्टेंस, मैं बोलती हूँ बार बार सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है क्योंकि आपको एक एक चैप्टर, मान लो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन या कार्बोकेटायन नहीं आता तो फिर कैसे करोगे इस चैप्टर को, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें किसका इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर आईयूपीएससी भी आ गया, तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, तो वैसे ही पढ़ना बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हेन 2 ब्रोमो
ब्यूटेन रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH, द रिएक्शन कोल्ड, मतलब जो सिंपल ही है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH कहाँ यूज करा था। तो यार याद करो, अभी तो पढ़ाया है एल्कोहलिक KOH कहाँ यूज करा था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटुइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऑप्शंस दे रखी है आपको 2, 3, यहाँ पर ब्यूटुइन लिख रखा है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का आपको ब्यूटुइन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। और ये किससे मिलकर बना है, क्योंकि कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये किससे मिलकर बना होगा, ये यहाँ से यहाँ पर पूछ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटुइन की बात करी गई तो यहाँ पर COONA होगा, COONA होगा। और साथ ही में अगर अपन देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, CH3 और CH3। मतलब अपन को 2 और 3 पोजीशन पे अगर अपन देखें तो मिथाइल मिलना चाहिए। तो 2, 3 पे यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो एज इट इज कनेक्ट आपके इनकरेक्ट हो गए। 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन डायोइक एसिड और 2, 3 डाई मिथाइल मेलिक एसिड। तो ये बच्चों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2, 3 डाई मिथाइल और ये ब्यूटेन डायोइक एसिड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको वहां पर जब एग्जाम्पल दिया तो यही एग्जाम्पल दिया था कि इससे ये बन रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बातें वहीं से आना चाहिए कि 2 आपके C डबल बॉन्ड ONA होंगे जिनको क्लीव करके अपन ने ये डबल बॉन्ड को बनाया होगा। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होगा भाई, सिंगल बॉन्ड, कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है और उससे ये CH3 अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी आ गया। और यहीं पर बच्चों अगर अपन देखें तो अपना जो चैप्टर है जिसमें अपन ने एल्कीन की सारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो खत्म कर ली है। थैंक यू सो मच।